नमस्कार, आप सभी को हमारा चैनल विबोध न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज के डेट में बच्चे आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं। सर से उन्हीं चीज़ों को लेकर बात करेंगे और आगे उनका सुनने में भी आया सर एक यूट्यूबर भी हैं, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं सर से। सर सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, एक आईपीएस और बच्चे उस मुकाम को पाने के लिए, जाने के लिए संघर्ष करते हैं। आप वहाँ जाने के बाद रिटर्न बैक आ गए। तो सर कुछ नहीं, कुछ ये तो बहुत लंबी कहानी है ना? और मैं तो 94 बैच का आईपीएस रहा हूँ। मैं बिहार के कई ज़िलों का एसपी रहा, बीएमपी में रहा, रेल एसपी रहा, सीआईडी में रहा। बहुत लंबी कहानी है। नागरिक सुरक्षा में था, आईजी के रैंक तक गया था, बहुत सारी कहानी है। लेकिन मेरी कुछ लोगों से, खास के नेताओं से जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनसे काफ़ी लड़ाई हुई क्योंकि मेरा थोड़ा मिजाज है कि मैं झुकने वाला आदमी नहीं हूँ और गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो 2018 में आप ऐसे कहिए कि मुझे समय से पहले मतलब रिटायर करा दिया गया और मैं अभी भी कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। हो सकता है मैं फिर सेवा में आ जाऊँ और तब तक जब अभी मैं बाहर हूँ, तब भी मैं माफिया से लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास। उसमें 1.25 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, सिल्वर बटन मिल चुका है मुझे और उसको लाखों लोग देखते हैं, बिहार में भी देखते हैं, बिहार के बाहर भी लोग देखते हैं। और उसके ज़रिए भी मैं माफिया पर हमले करता रहता हूँ। और मेरा एक छोटा-सा संगठन है, बिहार विप्लवी परिषद, तो उसके ज़रिए भी मैं माफिया से लोहा लेता रहा हूँ और लड़ता रहा हूँ। 2020 में जो मेवालाल चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री थे, उनको मैंने ही कुर्सी से हटवाया था और इस तरह की बहुत लड़ाइयाँ मैं लड़ता रहा हूँ। 2021 में बिहार सरकार खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने जा रही थी, जो पटना के अशोक राजपथ पर है। तो उस पर भी मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने अपना पुलिस पदक राष्ट्रपति महोदय को वापस लौटा दिया और अंत में खुदा बख्श लाइब्रेरी को मैंने टूटने से बचा लिया। तो इस तरह से मैं बिल्कुल मोर्चे पर लड़ता हूँ। अभी मैंने नीट छात्रा कांड में भी लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। तो ये सब मैं लड़ रहा हूँ बिहार में। जी। सर एक आईपीएस और अब एक यूट्यूबर जैसा कि आपने मुझे अभी आपने बताया भी, आपके लिए बेहतर कौन? नहीं, बेहतर और इसकी नहीं बात है। देखिए, सबकी अपनी-अपनी भूमिका है। जब मैं आईपीएस था, तभी भी मैंने ईमानदारी से काम किया था, तभी भी मैंने माफ़िया से लोहा लिया था। अभी जो यूट्यूबर भी हूँ, तो ऐसा नहीं कि कोई मैं खाना पकाना सिखाता हूँ यूट्यूब पर। अभी भी मैं उसके ज़रिए माफ़िया से ही लोहा लेता हूँ। जो बातें लोग कहने की हिम्मत नहीं करते, उस बात को मैं बोलता हूँ। इसलिए चैनल का नाम ही है दास बोले बिंदास। और बड़े-बड़े माफ़िया के खिलाफ मैं खुलकर आवाज़ उठाता हूँ और वही मेरी पहचान बन गई है। लोग जानते हैं कि जिस माफिया के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है, वहाँ अमिताभ दास का लोग चैनल देखते हैं, तो उनको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती है और उनकी मैं पोल खोलता रहता हूँ। तो ये भी एक भूमिका है, खास के अभी के माहौल में 2014 के बाद पूरे देश में एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है और मीडिया भी कहीं न कहीं बहुत खौफ के माहौल में काम कर रहा है। गोदी मीडिया में आप देखेंगे रात-दिन सिर्फ मोदी की दलाली होती है पत्रकारिता के नाम पर। तो अब कुछ यूट्यूबर्स ही हैं, सोशल मीडिया वाले, जिन लोगों ने पत्रकारिता की इज़्ज़त बचा के रखी है। तो मैं खुद को उसमें एक देखता हूँ। जी। सर हमारे जो दर्शक हैं, दर्शक हमारे बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स हैं। आप वैसे स्टूडेंट्स को जो कि आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? कैसे वो अपनी इस एजुकेशन को आगे बढ़ाएँ? कैसे वो तैयारी करें? नहीं, सही है। देखिए, आईएएस और आईपीएस बनना बहुत बच्चों का सपना होता है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं? लेकिन उसमें 2-3 बातें मैं कहता हूँ। एक तो देखिए, आईएएस या आईपीएस जो भी होता है, वो यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होते हैं और मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये परीक्षा बहुत ही ज़्यादा कठिन परीक्षा है। मतलब दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। एक तो हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा आबादी है, 142 करोड़ का देश है, इसमें बहुत कम सीटें रहती हैं, उस पर से सभी मतलब विषयों के
बेस्ट लोग इसमें बैठते हैं, वो मतलब साइंस वाले हों, आर्ट्स वाले हों, कॉमर्स वाले हों, मेडिकल वाले हों, इंजीनियरिंग वाले हों। और इतने बड़े देश में कम सीटों के लिए तो बहुत मुश्किल है। सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए और भी मुश्किल है, जिनके लिए आरक्षण नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। मैं भी सामान्य वर्ग से ही था, जनरल कैटेगरी से ही। तो मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, सबको देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक अपना प्लान बी बना के भी रखना चाहिए। मतलब एक दूसरा करियर भी सोच के रखना चाहिए, जिससे ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए एक बार, दो बार, तीन बार आपका मतलब आपको विफलता हाथ लगे यूपीएससी में और उसके बाद आपकी उम्र गुजर जाए तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक कोई आपको नौकरी रखनी चाहिए, चाहे बैंक की नौकरी हो या टीचिंग जॉब हो या किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी हो या इंजीनियर बन जाए, आप कहीं कहीं डॉक्टर बन जाए। एक आपको नौकरी रखनी चाहिए कि यदि वर्स्ट स्थिति में यूपीएससी में नहीं हो और आप, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे लड़के लड़कियों को भी इसमें मतलब विफलता पाते देखा है, एक नंबर से दो नंबर से छूटते देखा है। तो यदि वर्स्ट स्थिति में किसी वजह से आपको यूपीएससी में कामयाबी नहीं मिले, तब भी आप सड़क पर नहीं आ जाइए। इसलिए एक प्लान बी आपको हमेशा बना के चलना होगा। जी। शुक्रिया सर। एक अंतिम सवाल आपसे होगा। आपने यूपीएससी के बारे में बताया। अब अभी आपकी जो करंट में आप एक यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब से भी आप काम कर रहे हैं। वैसे बच्चे या वैसे यूट्यूबर जो नए हैं, वो इस फील्ड में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, तो वो शुरुआत में क्या करे, क्या चीज़ें ना करे? अगर थोड़ा सा सर उन बच्चों के लिए आप बता सकें। नहीं, ठीक है, आजकल तो देखिए यूट्यूबर बनने की एक मतलब मुझे लगता है होड़ चल चल पड़ी है और हर दूसरा व्यक्ति मुझे लगता है यूट्यूबर बन गया है और बहुत मतलब आप कह सकते हैं वहाँ भी बहुत भीड़ हो गई है। और उसमें क्या देखिए, क्या मैं देखता हूँ, गलती क्या देखता हूँ कि लोग मतलब व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, ये सब के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा मतलब कचरा भी परोसने लगे हैं। यूट्यूब में ज़्यादा चैनलों में आप देखिएगा कंटेंट से ज़्यादा कचरा होता है, गंभीर बातें नहीं होती है और कोई किसी गाली गलौज को दिखा रहा है, कोई सनसनी बात फैला रहा है, कोई झूठी खबर दिखा रहा है। सब में होड़ हो गई है कि हम जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाएं, जल्दी से जल्दी पैसे आने लगे, डॉलर्स आने लगे, ये हो जाए वो हो जाए। तो ठीक है, शॉर्टकट ये है, लेकिन शॉर्टकट ये अच्छा शॉर्टकट मैं इसको नहीं मानता। आप कोशिश कीजिए कि यूट्यूब बनाने की और उसमें आप अच्छे कंटेंट दीजिए, ईमानदारी से काम दीजिए और अच्छे कंटेंट वाले को अभी भी देखते हैं। देख, मैं दास बोले बिंदास बनाता हूँ, मैं डेली एक अलग विषय पर बनाता हूँ, अलग-अलग विषयों पर, कभी साहित्य पर, कभी सिनेमा पर, कभी राजनीति पर, कभी खेल-कूद पर, विज्ञान पर, अलग-अलग विषयों पर बनाता हूँ और बहुत मेहनत से रिसर्च करके मैं बनाता हूँ, अध्ययन करके बनाता हूँ। और उसकी धीरे-धीरे लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन अब उसको मैंने कहा लाखों लोग देखते हैं और अब तो मेरे कई वीडियो हैं जो स्कूलों में दिखाए जाते हैं, मतलब एक तरह से वो शैक्षणिक वीडियो हो गए हैं। अभी हाल में मैंने सुनीता विलियम्स पर एक वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले, जब वो अंतरिक्ष में जाकर फंस गई थी। तो उस वीडियो को कई स्कूलों में बच्चों को दिखाया गया, वो इतना शैक्षणिक वीडियो था। तो ये होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि शॉर्टकट हमेशा आसान लगता है, लेकिन शॉर्टकट में आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। इसलिए ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें और कुछ साफ-सुथरा अच्छा कंटेंट दें, जिससे कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्फोटेनमेंट। इन्फोटेनमेंट का मतलब हुआ इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, मतलब सूचना प्लस मनोरंजन। मतलब आपका चैनल ऐसा रहना चाहिए जिसमें लोगों को सूचनाएँ मिले, नई-नई बातें लोग सीखें और मनोरंजन भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीरस हो तो लोग तो फिर लोग सोने लगेंगे। इसे थोड़ा मनोरंजक भी हो। तो अब इन्फोटेनमेंट का ज़माना है, इन्फोटेनमेंट पर ध्यान दीजिए, अच्छा कंटेंट दीजिए तो सफलता मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? जी। सर एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा। आज युद्ध बहुत बृहद पैमाने पे चल रहे हैं। हर एक देश दूसरे देशों को से लड़ रहे हैं। ईरान, अमेरिका। ये आई थिंक सो आने वाले समय में कहीं न तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावनाएँ हैं। इस पे सर कुछ आप बता पाएँ? अब तीसरा विश्व युद्ध की संभावना तो मुझे तुरंत नहीं लगती, क्योंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं हर चीज़ को ऐतिहासिक संदर्भ में देखता हूँ। तो तीसरा विश्व युद्ध तो अभी में होता हुआ नहीं दिखता, लेकिन तब भी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो क्षेत्रीय लड़ाइयाँ ही हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच देखिए 4 साल से युद्ध चल रहा है, 2022 में ही शुरू हुआ था। अभी अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है युद्ध। अभी उसमें शांति वार्ता भी जो हुई थी, वो भी विफल हो गई। फिर इज़राइल ने फ़िलिस्तीन पर हमला किया है, गाज़ा पर बहुत बमबारी की है। तो ये सब की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मतलब तहस-नहस पूरी दुनिया हो रही है।
और ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि बहुत दुःख की बात है कि युद्ध में कोई भी जीतता नहीं है, पूरी मानवता हारती है। जान-माल की क्षति होती है और अभी देखिए 4-5 साल पहले ही कोरोना महामारी आई थी, पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया। पूरी दुनिया में आप देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा मौतें हुईं और कितना घाटा हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ। तो पूरी मानवता को उस महामारी से उबरना चाहिए था, लेकिन जहाँ कोरोना की महामारी मतलब ख़त्म हुई या कम हुई, बस लोगों ने आपस में एक-दूसरे पर मिसाइल दागना शुरू कर दिया। तो युद्ध को तो मैं एक मतलब पागलपन मानता हूँ, युद्ध तो कहीं नहीं होना चाहिए। जी। हुँ। बिल्कुल। सर, एक लास्ट सवाल होगा। अभी जस्ट सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बने हैं। नीतीश कुमार जी भी थे। उन्होंने अपने कार्य समय में बहुत चीज़ बिहार को उन्होंने दिया। क्या लगता है नीतीश कुमार के जैसा सीएम सम्राट चौधरी बन पाएँगे? बिहार को वो दे पाएँगे? नहीं, नहीं, पहली बात तो मैं ये सहमत नहीं हूँ कि नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया। 20 सालों में मेरी राय में तो नीतीश ने बिहार का बंटाधार कर दिया। नीतीश कुमार माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी के रूप में काम करते रहे, अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए थे और बड़ी-बड़ी बात करते रहे, सुशासन की बात और ज़ीरो टॉलरेंस की बात, लेकिन अनंत सिंह के चपरासी बन के नीतीश ने काम किया। उसके बाद बिहार के इतिहास में मैं उनको सबसे ज़्यादा मतलब जातिवादी मुख्यमंत्री मानता हूँ। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बनाने की कोशिश की। उनकी राजनीति की शुरुआत कुर्मी से होती थी, अंत कुर्मी पर हो जाता था। बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के मामले हुए। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला जो है, आपको सृजन घोटाला, वो पलटू राम के कार्यकाल में हुआ। पलटू राम ने राजनीति का स्तर बहुत गिरा दिया। हमेशा उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता किया। नाम ही उनका पड़ गया पलटू राम, उन्होंने इतनी बार पलटी मारी। कभी कहते थे कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, फिर भाजपा की गोद में चले जाते थे। तो ये सारी चीज़ें की और सम्राट चौधरी भी वैसे ही एक विवादित व्यक्ति हैं। सम्राट चौधरी का तो आपराधिक इतिहास रहा है। 1995 में इन्होंने मुंगेर में 7 लोगों का खून कर दिया था। उस समय इनका नाम राकेश मौर्य हुआ करता था। बाद में इन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना नाम बदलकर सम्राट चौधरी कर लिया। पढ़ाई-लिखाई भी इनकी कुछ नहीं है, ये 10वीं फेल आदमी हैं और एक कामराज यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके घूमते हैं पीएफसी, वो भी एक फर्जी डिग्री ही है। तो एक बहुत विवादित आदमी हैं और इनकी वजह से पूरा भी आपने देखा होगा राजभवन में ठीक से शपथ नहीं ले पा रहे थे, बार-बार अटक रहे थे। तो ये इनकी हालत है और एफ़िडेविट को हाफ़िडेविट बोलते हैं, पेनाल्टी को पेलांटी बोलते हैं, पूरी दुनिया इन पर हँसती है और एक बहुत अनपढ़, जाहिल और आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं। तो इसलिए इनका बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं तो मुझे वही कहावत याद आती है कि छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही ये कुर्सी से हटेंगे। जी। तो आप लोगों ने सुना पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के साथ में उनसे बेबाकी से उन्होंने हर एक सवालों का जवाब दिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।